दोस्तों नमस्कार। प्लेटो की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पहले की पॉडकास्ट में आपने प्लेटो के न्याय सिद्धांत, प्लेटो के दार्शनिक राजा, संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद और शिक्षा पर विचार जो हैं प्लेटो का जो दर्शन है उसका विश्लेषण सुना होगा हमारे पॉडकास्ट में। अब हम प्लेटो के इन विचारों की एक समीक्षा भी कर लेते हैं कि प्लेटो एक दार्शनिक के तौर पर किस नज़रिए से देखा जाता है, किस नज़र से जो अलग अलग विद्वान हैं वो उसको देखते रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो के ये जो सिद्धांत हैं, प्लेटो की जो बातें हैं, उसके प्रति, उनके प्रति जो विद्वान हैं उनका क्या नज़रिया है। दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्लेटो की आलोचना कॉल पॉपर ने की है। कॉल पॉपर ने किताब लिखी है जिसका नाम द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ है। वर्ष 1945 में कॉल पॉपर ने यह रचना लिखी थी और इस किताब अर्थात द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ में कॉल पॉपर प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहते हैं। वो न सिर्फ प्लेटो बल्कि हेगल और मार्क्स को भी मुक्त समाज के शत्रु मानते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कॉल पॉपर क्योंकि प्लेटो का जो सिद्धांत है, चाहे वो शिक्षा सिद्धांत हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो दार्शनिक राजा हो, स्त्रियों और संपत्ति का साम्यवाद हो, प्लेटो का मूल जो झुकाव है, जो मूल जो ध्यान है, मुख्य जो ध्यान है, वो इस बात में ज़्यादा रहा है कि व्यक्ति को इतना सक्षम, इतना सशक्त बना दिया जाए कि वो राज्य की सेवा के लिए सर्वथा योग्य हो जाए। इस चश्मे से प्लेटो ने व्यक्ति को देखा है। प्लेटो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार के बारे में शांत है, लेकिन जब कर्तव्यों की बात होती है उस पर वो जोर देता है। और इसी कारण से प्लेटो की आलोचना की जाती है और ये माना जाता है कि जो टोटलिटेरियनिज्म है उसको प्लेटो समर्थन देता है और प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता विद्वान कहते हैं। उसके जो प्लेटो के आलोचक हैं वो उसको मानते हैं कि ही स्टैंड्स विद द आइडिया ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। मैक्सी ने भी, जैसे कि कॉल पॉपर ने आलोचना की प्लेटो की, वैसे ही मैक्सी ने भी आलोचना की है प्लेटो की और एक यूटोपियन थिंकर कहते हैं, द वेरी फर्स्ट यूटोपियन थिंकर, पहला कल्पना लोकीय विचारक कहते हैं मैक्सी प्लेटो को। और इसी तरह से हन्ना आरेंट ने प्लेटो की आलोचना की है और वो भी मानती हैं कि जो प्लेटो है वो फासीवाद या फासिज्म का प्रेरक है। प्लेटो के विचार ऐसे हैं जो फासीवादी राज्य की स्थापना करते हैं, फासीवादी राज्य का समर्थन करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जो फासीवाद है वो राज्य पर बहुत अधिक बल देता है। प्लेटो भी राज्य को नैतिक व सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं, फासीवाद भी ऐसा ही मानता है। और फासीवादी ऐसा मानते हैं कि इंसान का जो बेस्ट है वो स्टेट में ही पॉसिबल है, इंसान का जो सर्वोत्तम है वो राज्य में ही संभव है। व्यक्ति स्वयं अपना भला नहीं कर सकता, लेकिन राज्य ही व्यक्ति का जो सबसे अच्छी भलाई है वो राज्य ही कर सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो, अगर फासीवाद की बात की जाए तो प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है वो इतने अधिकारों से संपन्न है, इतनी ज़्यादा शक्ति दे दी गई है दार्शनिक राजा को, इतना मंत्रमुग्ध हो गया है प्लेटो दार्शनिक राजा की अवधारणा में कि वो उसको संपूर्ण समझता है।
और कहते हैं कि दार्शनिक राजा जो है प्लेटो के हिसाब से वो इतना सक्षम, इतना संपूर्ण है कि उसे किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, और वो स्वयं ही, उसका जो विवेक है, उसकी जो बुद्धि है, वो इतना पढ़ लिख के आया है, उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, 15 वर्षों तक व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है, तो इतना जीवन का एक बहुत बड़ा जो भाग है वो उसने सीखने में लगाया है, तो वो इतना सक्षम हो गया है कि उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। तो फांसीवाद भी ऐसा ही होता है कि आप सवाल नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते राज्य से, और फांसीवादी राज्य जो है वो भी यही मान के चलता है कि राज्य ही संपूर्ण है। हेगल तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, साक्षात ईश्वर प्रकट हुए हैं राज्य के रूप में। तो जिस तरह से हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वही हमें राज्य के प्रति भी रखनी चाहिए। प्लेटो भी ऐसा ही कहते हैं कि राज्य सब कुछ है, राज्य ही में व्यक्ति की भलाई है, और जो जो शासक है, उसका जो गवर्नमेंट है, दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग, वो संपूर्ण है, उसका विवेक संपूर्ण है, वो सक्षम है सही निर्णय लेने में, वो सही निर्णय ही ले सकता है, वो गलत कभी कर ही नहीं सकता, और जो चीज़ गलत नहीं हो सकती उसकी आलोचना करना ठीक बात नहीं है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा प्लेटो लोकतंत्र की मुखालफत करते हैं, वो जमहूरियत को नहीं पसंद करते, और फांसीवाद भी लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्लेटो ने जो आज़ादी है, जो राइट्स हैं, जो इक्वलिटी है, इन विषयों पर कोई बात नहीं की है। एक तरह से बहुत ज़्यादा इस पर प्लेटो की जो सोच है वो स्पष्ट नहीं होती है कि प्लेटो क्या चाहते हैं, कि उनके राज्य में स्वतंत्रता, अधिकार और जो इक्वलिटी है उसकी स्थिति क्या होगी। हाँ, वो कर्तव्य भावना पर इतना ज़्यादा बल देते हैं कि वो उनको फांसीवादी कहते हैं उनके आलोचक, और यही काम फांसीवाद में, फांसीवाद भी कर्तव्य पर ज़्यादा बल देता है, अधिकारों की बात नहीं करता है। लेकिन इतनी ये जो आलोचना है वो हो सकता है कि फांसीवाद से मिलती जुलती हो काफ़ी कुछ, लेकिन एक बात मानी जाएगी कि प्लेटो ने जो अपने राज्य की जो व्यवस्था है उसमें दार्शनिक राजा की स्थापना की है, और दार्शनिक राजा के ज़रिए वो शासन करता है। दार्शनिक राजा विवेक से शासन करता है, वो शिक्षित होता है, और तो एक तरह से विवेक की बात की है प्लेटो ने, ट्रुथ की, सत्य की बात की है, न्याय पर जोर दिया है, न्याय पर बल दिया है, जो कि फांसीवाद इन सब बातों से दूर माना जाता है। फांसीवाद का इनमें कोई इन तत्वों का फांसीवाद में कोई स्थान नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्लेटो अगर राज्य की महत्ता पर इतना बल देता है तो वो फांसीवादी हो गया है, हालांकि राज्य पर अधिक बल देने के कारण उसकी आलोचना होती रही है अलग अलग तरीके से। तो कुल मिला के देखा जाए तो फांसीवाद और प्लेटो से समानताएं ज़रूर हो सकती हैं। प्लेटो के दर्शन में जो आदर्श राज्य का चित्र खींचा है वो जन कल्याण के लिए खींचा है, और प्लेटो की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने समय की कठिनाइयों से बहुत ज़्यादा व्यथित था। वो भ्रष्ट तंत्र को समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाना चाहता था, और उसका उद्देश्य रचनात्मक था, उसका उद्देश्य निर्माण का था। तो देखा जाए तो फांसीवादी विचारों से समानता ज़रूर प्लेटो की है, लेकिन प्लेटो और फांसीवाद दो अलग अलग, प्लेटो का जो सिद्धांत है और फांसीवाद की जो मान्यताएं हैं उसमें अनेक असमानताएं भी हैं। और एक तरह से देखा जाए तो फांसीवाद एक कुछ जो विद्वान हैं वो फांसीवाद को कोई दर्शन नहीं मानते हैं, और फांसीवाद को एक अवसरवादी यंत्र मानते हैं कि एक अपॉर्चुनिस्टिक टूल था ऐसे शासकों के हाथ में जिन्होंने कुछ एक सिद्धांतों को जस्टिफाई करने के लिए, अपने उद्देश्यों को जस्टिफाई करने के लिए विचारों का एक तरह से चोला ओढ़ रखा था, जबकि प्लेटो में ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिला के ये प्लेटो की आलोचना है। प्लेटो
की मुखालफत है, उसके विचारों को का क्रिटिसिज्म है। तो उम्मीद है प्लेटो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपके कोई सवाल हो, आपकी प्रतिक्रियाएं हैं तो हमें उसका इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।